आज हम देखेंगे न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म जानने से पहले हमें पता ही है कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म डायरेक्ट पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डोमिनेशन है, और हमें ये अच्छे से पता है कि हमारा इंडिया भी पहले जो ब्रिटिश की थी, ब्रिटेन की कॉलोनी ही थी। तो आपको डेफिनेशन पता ही है, कॉलोनियलिज्म जो है वो प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। और इसमें क्या होता है, की फीचर्स होते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल रूल बाय फॉरेन पावर्स, जो रिसोर्स और लेबर है उसकी एक्सप्लोटेशन, और जो फॉरेन कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन उसको इम्पोज करना, और जितने भी इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन है उसको सप्रेस करना। और जैसे कि हमने पहले भी इस एग्जाम्पल की बात की थी कि ब्रिटिश जो इतने साल राज किए हैं इंडिया में, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं उसमें। तो अब हम देखते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है। न्यू कॉलोनियलिज्म जो पुराना वाला कॉलोनियल पैटर्न था उससे थोड़ा अलग है। इसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पे, कल्चरल पेंट्रेशन और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी पूरी तरह से निर्भर है चाइना और यूएसए के ऊपर, और आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, आप सबको पता ही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना और यूएसए के ऊपर, इसलिए वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। और अब हम जो कल्चरल पेंट्रेशन की बात करते हैं, इसमें हम इंडिया की ही एग्जांपल लेते हैं। हम जनवरी 1 को न्यू ईयर मनाते हैं, जबकि न्यू ईयर हमारा है ही नहीं। जनवरी 1 हमारा न्यू ईयर है ही नहीं। और ऐसे देखते हैं जो हम बर्थडे में केक कटिंग करते हैं, वो भी हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है। और हो गया जो हम रिंग सेरेमनी अब देखते हैं, ये जो हमारे हिंदू या मुस्लिम हैं इनकी कल्चर में है ही नहीं रिंग सेरेमनी। तो अगर हम जो कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म है इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करें, मैंने ये कॉलोनियलिज्म इसलिए दिया हुआ है ताकि समझ में आए क्या है। न्यू कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर वो कंपैरिजन से हम समझें तो आसानी होती है समझना। जो कॉलोनियलिज्म था इसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल डोमिनेशन होता था, बट न्यू कॉलोनियलिज्म में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। किस हिसाब से? इकोनॉमिक, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। और हम देखते हैं कि अभी जो है बांग्लादेश, इसमें जो पॉलिटिकल है उसका भी डायरेक्ट कंट्रोल को हम कह सकते हैं यूएसए के हाथ में है, क्योंकि जो अभी के हैं हमारे चीफ एडवाइज़र, मैं नाम उनका भूल जा रहा हूँ, वो अभी डायरेक्ट यूएसए के कंट्रोल में है। पॉलिटिकल स्टेटस, कॉलोनाइज्ड नेशन जो होते हैं उनकी कोई सॉवरेनिटी होती ही नहीं है और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जाती है। बट जो हमारे न्यू कॉलोनियलिज्म है इसमें पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। हम अगर बांग्लादेश की भी बात कर लें तो वो भी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट ही कहा जाएगा। इकोनॉमिक में हम देख ही चुके हैं कि ब्रिटिश ने हमारा रिसोर्सेज का किस तरह से एक्सप्लोटेशन किया है, और
न्यू कॉलोनियलिज्म में हालांकि पाकिस्तान की हम एग्जाम्पल ले ही चुके हैं, उसमें फॉरेन लोन एड और चाइना का हम अभी देखते हैं कितना डेट ट्रैप में फंसाता है। हालांकि कल्चरल में इतना ज़्यादा अंतर है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे हम उनके अधीन रह के मैंडेटरी करते थे उनका कल्चर फॉलो, तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे, वो इम्पोज करते थे जो रिलीजन कल्चर हो गया। अभी हम अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं, और ये वेस्टर्न मीडिया, कंज्यूमर कल्चर, लैंग्वेज डोमिनेंट, लोकल ट्रेडिशन, ये सब अब हम देख ही रहे हैं। एजुकेशन, और जो एजुकेशन है इसमें तो हमें एनफोर्स किया जाता था कॉलोनियलिज्म में, बट न्यू कॉलोनियलिज्म की केस में ये हमें ऐसा दर्शाया जाता है कि जिसे अंग्रेजी आती है वो इंटेलिजेंट है, और जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। इसमें तो डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्व भी होती है, बट इस केस में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल स्टेट्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। और ये हम एग्जांपल देख ही चुके हैं, ब्रिटिश राज था इंडिया में हमारा, और जो न्यू कॉलोनियलिज्म की केस है वहाँ पे हम IMF का देखते हैं, चाइना का देखते हैं, WTO के भी बहुत सारे रूल्स देखते हैं। इस बारे में हम लास्ट में आएंगे। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो न्यू कॉलोनियलिज्म है इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जैसे कि लोन दिया गया, एड दिया गया, डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, और जो चाइना डेट ट्रैप्स में फंसाता है वो हो गया। अब हम देखते हैं कल्चरल डोमिनेशन। ये हालांकि इसमें हमारी ही गलती है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की भी होती है, लेकिन मेनली हमारी ही गलती है। हम वेस्टर्न मीडिया और कंज्यूमर कल्चर से इतने ज़्यादा लगाव रख चुके हैं कि हम खुद से ही उनकी कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो करिकुलम भी है वो जो वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में नोट आसानी से ढूंढ लेंगे, PDF वगैरह, लेकिन हिंदी में या किसी अलग लैंग्वेज में ढूंढना हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारी सोशियोलॉजी हो गया, इसमें देखेंगे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम, और जो हमारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं उसके बारे में ज़्यादा देखते हैं। फिलोसफी में हालांकि दोनों का बराबर है, एजुकेशन में भी लगभग बराबर भी है। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और हमारा जो रोल ऑफ एजुकेशन है ये क्या होता है। जो कॉलोनियलिज्म था इसमें तो हमें पता है कि उनके हिसाब से ही चलता था, और इंग्लिश हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्री जो इंग्लैंड ब्रिटिशर्स ने रूल की हुई है, इसलिए हम ये इंग्लिश को अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें जो हमारे इंडिजिनियस नॉलेज था, अब जब हम आयुर्वेद की जो कर रहे हैं प्रमोशन, हमारा योगा हो गया, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब लगभग लुप्त हो गई है या लुप्त होने की कगार पे है। और जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी थी वो उस टाइम पे हमारा ब्रिटिश की टाइम हो गया, या अभी भी अगर कोई देश की कोई अलग देश कॉलोनी है तो जो देश वहाँ पे रूल कर रहा है उसकी ही लैंग्वेज वहाँ पे यूज की जाती है। न्यू कॉलोनियलिज्म में
दुख की बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन का क्या रोल है। ये न्यू कॉलोनियलिज्म में एजुकेशन को कैसे कंट्रोल करके रखा है, और एजुकेशन से हम इसे ख़त्म भी एजुकेशन से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना एजुकेशन के ये ख़त्म हो जाएगा, हम इसे एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो जो करिकुलम होता है उसमें वेस्टर्न सिस्टम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, फॉरेन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और जो हमारा साइंस भी होती है उसमें जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलती है। जो हमारा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे इंडिया की केस में इंग्लिश ही है। और जो रिसर्च एजेंडास भी होती है वो भी जो फॉरेन की है वही हम देखते हैं। जो एजुकेशन का पर्पज़ है वो ग्लोबल मार्केट्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को लेके ही बनाया जाता है। और जो हमारा कल्चरल ओरिएंटेशन है वो भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ भी झुका हुआ होता है। हम देखते हैं कि अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले हम देखते थे कि जो अंग्रेजी बोलता था वो बहुत अच्छा था। अभी भी एक बहुत सारे जगह पे है, अगर अमेरिका ने कुछ कह दिया तो ठीक ही कहा होगा। ये चीज़ें अब हम थोड़ा कम हो गया है हालांकि एजुकेशन के कारण, पर अभी भी है। सोशल इम्पैक्ट, इसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रूरल और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन से एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो जो हमारा जो लर्निंग का मेथड भी होता है वो टीचर सेंटर होता है और रट्टा मारने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और इसमें टीचर का रोल बस ट्रांसमीटर का होता है, जो वेस्टर्न नॉलेज है उसे वो ट्रांसमिट करता है। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो रैंकिंग और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि जो हमारा एजुकेशन है वो हमें सतर्क कराता है, उससे जागरूक कराता है कि इससे हम कैसे बचें। पहले तो हमारा जो करिकुलम है उसे अगर डीकोलोनाइज्ड किया गया तो हमारा लोकल हिस्ट्री, फोल्क ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन है उसे दिखाया गया, इंडिजीनियस साइंस दिखाया गया, कम्युनिटी की नॉलेज दी गई। ये मैंने जो पहले छोड़ा भी था यही छोड़ा था। और हमारी मदर टंग को प्रमोट किया जाना। रीजनल लैंग्वेज में जो हम अंग्रेजी जो करते हैं वो रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो देना। जो हमारा बायलिंगुअल पेडागोजी है उस पर तवज्जो देना और लोकल नॉलेज को तवज्जो देना। हालांकि हमें ग्लोबल को भी रखना है बट उसके साथ साथ लोकल को भी तवज्जो देना है। और जो रिसर्च होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें लोकल नीड्स, एग्रीकल्चर, रूरल हेल्थ, फोक कल्चर, ये सब देखना चाहिए। और एजुकेशन का पर्पज़ सेल्फ रिलायंस बनना होना चाहिए। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, स्किल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और हमारी जो लोकल इकोनॉमीज है उसकी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो कल्चरल ओरिएंटेशन है वो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहिए। इंडिजीनियस आर्ट हो गया, हमारा फोक सॉन्ग्स जो हैं, लोकल ट्रेडिशंस हैं, उस सब को तवज्जो दिया जाना चाहिए। और जो सोशल इम्पैक्ट है, हम न्यू कॉलोनियलिज्म जहाँ पे कंट्रोल करता है वहाँ पे देखते हैं कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इसमें
सबको इंक्लूड किया जाने पे तवज्जो दिया जाता है। और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है और उनका भी एजुकेशन पे एक्सेस रहता है। और इक्विटी और सोशल जस्टिस को भी यहाँ पे एम्फासाइज दिया जाता है। और जो पेडागोजी होती है वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है और सवाल पूछने के लिए एनकरेज किया जाता है। और जो पार्टिसिपेटरी लर्निंग है यही होता है कि स्टूडेंट की भी पार्टिसिपेशन होती है और डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस ये देखा जाता है। और इसमें टीचर का रोल बस फैसिलिटेटर का होता है, जो कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने में तवज्जो देते हैं। और जो हमारा ग्लोबल और लोकल का बैलेंस की बात है, इस केस में बैलेंस्ड अप्रोच रहता है। मतलब ग्लोबल अवेयरनेस तो दी जाती है, साथ में स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिटी और हमारा कल्चरल प्राइड होती है। मतलब हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो हिंदी जानता है उसे हम कोई चीज़ अगर किसी को हिंदी में पता है तो उसका तवज्जो इंग्लिश में जिससे पता है उससे ज़्यादा नहीं होती है। दोनों सेम है, इक्वल है। बस जो कंटेंट है वो उसे इंग्लिश में पता हो, हिंदी में पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारी सोशल चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, जो अभी ग्लोबलाइजेशन कल्चर है और हमारे आजकल की यूथ इसे बहुत, जिसे हम जेन जी कहते हैं, ये बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को। और जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो कम होती जा रही है। पहले हम रिंग सेरेमनी नहीं देखते थे, इस जगह पे हम देखते थे कि वो हमारा ट्रेडिशनल जो कल्चर प्रैक्टिस है उस हिसाब से होती थी। और जो रिच पुअर की डिवाइड बढ़ती जा रही है तो उनका इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। और हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन आजकल तो बिना पास जाए भी हमारे मोबाइल के ज़रिए ब्रेन ड्रेन किया जाना पॉसिबल हो रहा है। और न्यू कॉलोनियलिज्म से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर दी है। जो लोकल हिस्ट्री है, कल्चर है, इंडिजिनियस नॉलेज है, उनको सिलेबस में ऐड करके, हमारा जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसे प्रमोट करके, इंग्लिश केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना होके हमारा लोकल लैंग्वेज भी, रीजनल लैंग्वेज जो है उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज किया जाना चाहिए। और इंडिजिनियस लैंग्वेजेस जितने भी हैं जो हमारे मदर टंग है उसे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और जो टीचर्स हैं उन्हें भी द्विभाषीय होना चाहिए। और जो हमारे साइंटिफिक और टेक्निकल मटेरियल हैं, जो कि अभी लगभग सारी चीज़ें बस अंग्रेजी में अवेलेबल है, उसे भी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल किया जाना चाहिए। जो हमारी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे क्वेश्चनिंग की एनकरेजमेंट होना चाहिए। और ग्लोबल इनइक्वालिटी के बारे में भी हमें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे उसकी बारे में रहना चाहिए कि स्टूडेंट जान पाए। और स्टूडेंट्स को ही ट्रेड और जो इंटरनेशनल मीडिया की पॉलिसीज़ हैं उस सब के बारे में पता होनी चाहिए। और जो केस स्टडीज़ हैं ये सब जो लोकली अवेलेबल है ये सब होना चाहिए। और सेल्फ रिलायंस बनना चाहिए, स्किल की इम्प्रूवमेंट करके। वोकेशनल ट्रेनिंग को तवज्जो दिया जाना चाहिए। गांधी जी ने ये उनकी जो एजुकेशन की पॉलिसी है वहाँ पे कहा भी है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो जब शिक्षा ले, एजुकेशन ले, तो उसके साथ साथ वो अर्निंग भी कर पाए, तो उसके साथ साथ स्किल भी उसका रहे।
हालांकि आजकल की एजुकेशन सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा है अभी। तो हमारी ग्लोबल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हालांकि हमारे जो अभी हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और जो मेनली जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स पे फॉरेन एड है, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है। जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कर दीजिए। जिन्हें आपको लगता है जिन्हें ये जानना चाहिए उन्हें शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस जो आएंगे आगे, ये सारे आपकी ज़रूरत है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। थैंक यू।